नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें। और अपने दोस्तों से कहें कि वीडियो को सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, यदि आप वीडियो को देखेंगे, लाइक कमेंट्स करेंगे तो मुझे मदद मिलेगी इस चैनल को इम्प्रूव करने में और आपको अधिक से अधिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की। आज मैं आप लोगों के लिए पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी लेके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो बालकों को एक प्रोटेक्शन उपलब्ध कराता है, उनके सेक्सुअल एब्यूज एब्यूज ना हो, सेक्सुअली एब्यूज ना हो बच्चे, इसके लिए ये प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराता है। आप यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 3 को देखें तो 15 के खंड 3 में भी ये प्रावधान किया गया है कि राज्य बच्चों के लिए विशेष उपाय कर सकता है, विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किए गए बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को भी भारतीय सरकार ने मंजूर किया है। भारतीय सरकार ने भी उसको बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को स्वीकार किया है। 11 दिसंबर 1992 को भारतीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को अंगीकृत कर लिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार पे एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि वो बालकों को रोकने के लिए कुछ विशेष कानून बनाए। कारण ये था कि जो मौजूदा कानून थे वो पर्याप्त नहीं थे और चाइल्ड एब्यूज बच्चों के साथ सेक्सुअली दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 केंद्रीय संसद ने पारित किया, राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी और 14 नवंबर 2012 को, इस दिन को आप ध्यान रखेंगे, 14 नवंबर 2012 को यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। आपको डेट याद रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को याद रखना पड़ेगा। बाल दिवस जब मनाया जाता है प्रदेश में, उसी समय बाल दिवस की तिथि पे ही 2012 में 14 नवंबर 2012 को यह एक्ट अर्थात द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 पूरे देश में लागू हुआ। अब हम लोग इस एक्ट के बारे में परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उसको समझ लेते हैं। हम इस एक्ट को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्टिव इसके जो एक एक सेक्शंस होंगे उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सामान्य रूप से देख लेते हैं कि इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण धाराएं कौन सी हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछता है अधिनियम का संख्यांक। आज जब भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रीवियस ईयर पेपर्स लेंगे तो देखेंगे पूछता है किसी भी अधिनियम के बारे में उसका संख्यांक पूछ देता है। तो लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अर्थात पॉक्सो एक्ट का संख्यांक है 2012 का अधिनियम संख्यांक 32 अर्थात इसका जो संख्यांक है, अधिनियम संख्यांक है, वो 2012 का 32 है। अब यह अधिनियम कब से लागू हुआ, इसका उत्तर मैंने अभी आपको दिया, 14 नवंबर 2012 से यह पूरे देश में लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय हैं और एक अनुसूची है। कितने अध्याय मित्रों? 9 अध्याय है और एक अनुसूची है। इस अनुसूची में
2 ग के अंतर्गत जो सशस्त्र बल दिए गए हैं, कौन कौन से बल सशस्त्र बल की श्रेणी में आते हैं, सुरक्षा बल की श्रेणी में आते हैं, इस अनुसूची में बताया गया है। तो आइए मित्रों, हम लोग अब इस एक्ट के एक एक सेक्शंस में क्या क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। जो इसमें कुल 9 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय है प्रारंभिक, इसमें 2 धाराएं हैं। पहला है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसमें एक्ट का संक्षिप्त नाम बताया गया है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसका विस्तार पूरे देश पे है, पहले जम्मू कश्मीर पे नहीं था, लेकिन जानते हैं कि जम्मू कश्मीर धारा 370 खत्म किए जाने के बाद संपूर्ण जो केंद्रीय कानून है उनको लागू किया गया है। तो ये कानून भी लागू हो गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये अब इसका विस्तार पूरे भारत पे है और इसका प्रारंभ हुआ है 14 नवंबर 2012 को। ये सब सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस क्लाज है, निर्वचन खंड है, जिसमें की परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। अब जो इसका दूसरा अध्याय है वो पेनल सेक्शंस के बारे में बताता है कि बालकों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध कौन कौन से हैं। इसमें 2 तरह के पेंटेटिव और नॉन पेंटेटिव ऑफेंसेस के रूप में डिवाइड किया गया है। तो इसका सेक्शन 3 जो है वो पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करता है। प्रवेशन लैंगिक हमले को सेक्शन 3 में परिभाषा दी गई है, सेक्शन 3 में। और सेक्शन 4 जो है प्रवेशन लैंगिक हमला पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए दंड का प्रावधान किया गया करती है। तो धारा 5 है, धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित करता है। देखिए पेनिट्रेटिव ऑफेंस एक सामान्य हो गया पेनिट्रेटिव असॉल्ट, और कुछ स्पेशल कंडीशंस है जैसे कि पुलिस के द्वारा, लोक सेवक द्वारा या कस्टडी में, हॉस्पिटल्स में, इस तरह की बार बार किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको परिभाषित की गई है सेक्शन 5 में। तो सेक्शन 5 आप देख लेंगे, उसमें दिया गया है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, और सेक्शन 6 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब ये तो हो गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस में है सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला। लैंगिक हमला को सेक्शन 7 में परिभाषित किया गया है, और लैंगिक हमले के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है मित्रों वो सेक्शन 8 में है। इसमें गुरुतर लैंगिक हमला, अर्थात अगर मान लीजिए कुछ बड़ा मतलब इसके अंतर्गत हो, कुछ स्पेशल कंडीशन बताया गया है। तो गुरुतर लैंगिक हमले को सेक्शन 9 में डिफाइंड किया गया है, और सेक्शन 10 में गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रोविजन किया गया है। गुरुतर लैंगिक हमला क्या है ये सेक्शन 9 बताती है, सेक्शन 10 जो है गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान करती है। अब लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, लैंगिक उत्पीड़न के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जो दंड का प्रावधान है, धारा 11 जो है लैंगिक उत्पीड़न के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के लिए को परिभाषित करती है सेक्शन 11, और सेक्शन 12 इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। तो इस प्रकार सेक्शन 2 चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक है, जिसमें कि आपको प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित किया गया है, और इनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब अध्याय 3 में आ जाते हैं। अध्याय 3 जो है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग और उसके लिए दंड। अब इसमें जो अब एक बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन आया था, आप जानते होंगे, इसमें पोर्नोग्राफिक पर्पज शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपत्ति व्यक्त किया है, और पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द पर रोक लगा दिया है, और उसकी जगह पे चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव मटेरियल शब्द का प्रयोग करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। अध्याय 3 कहता कि सेक्शन 13 जो है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों के उपयोग के बारे में बताती है, और सेक्शन 14 जो है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों के उपयोग किए जाने पे दंड का प्रावधान करती है। बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए जो दंड का प्रावधान है वो है सेक्शन 15 में।
सेक्शन 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों के उपयोग के लिए दंड। सेक्शन 14 बाल अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों के उपयोग के लिए दंड। सेक्शन 15 बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। अब अध्याय 4 में आ जाते हैं। अध्याय 4 जो है किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न, इसको सेक्शन अध्याय 4 वो करता है। अध्याय 4 में जो सेक्शन 16 है वो बताता है किसी अपराध का दुष्प्रेरण, इसके अंतर्गत जो दुष्प्रेरण होता है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, उसको सेक्शन 16 में बताया गया है। और सेक्शन 17 जो है वो दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। सेक्शन 16 कहता है कोई व्यक्ति किसी अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि उस अपराध को करने के लिए उकसाता है, यदि षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, या उस अपराध को किए जाने के किसी कार्य की अवैध लोक द्वारा सहायता करता है। तो आप इसमें देखेंगे सेक्शन 16 में दिया गया है वही परिभाषा है जो आईपीसी में दिया गया है। सेक्शन 17 में दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 18 किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान जो है वो सेक्शन 17 करता है। कहता है कि इसमें वही चीजें हैं जो वहाँ पे आपका आईपीसी में दिया गया है या अभी बीएनएस में है। जो कोई इस अधिनियम के दिन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या उस अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु तो कोई कार्य करेगा, वह अपराध के लिए उपबंधित किसी बात के ऐसे कारावास से यथास्थिति इसकी अवधि का जीवन कारावास से आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से इसकी अवधि अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। ये सेक्शन 18 में बताया गया है। सेक्शन 19 जो है सॉरी अध्याय 4 के बाद अध्याय 5 आ जाता है, जिसका नाम है मामलों की रिपोर्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, ये बताया गया है सेक्शन 5 में। सेक्शन अध्याय 5 में, अध्याय 5 के सेक्शन 19 में जो है अध्याय 5 है मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया। अध्याय इसमें जो सेक्शन 19 है वो बताता है अपराधों की रिपोर्ट करना। सेक्शन 20 जो है मामलों को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। 21 जो है मामलों की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ये जो सेक्शन 21 है मित्रों वो इम्पोर्टेंट है। ये प्रावधान करता है कि मामलों की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में कोई विफलता के लिए दंड का प्रोविजन से करती है सेक्शन 21। सेक्शन 22 जो है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड करती है। अब 22 में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, ऐसे बालक पर कोई दंड निरूपित नहीं किया जाएगा। बालकों को इसे प्रोटेक्शन दे दिया गया है। अब अध्याय जो 6 है सॉरी इसका जो सेक्शन 23 है मीडिया के लिए प्रक्रिया बताता है। उसके बाद आ जाता है अध्याय 6। अध्याय 6 में बालकों के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया दिया गया है। सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 27 तक जो है वो अध्याय 6 में है। 24 में बालकों के कथनों को अभिलिखित किए जाने के बारे में बताया गया है। 25 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन के अभिलेखन के बारे में बताया गया है। 26 अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त बंद का किया गया है। 27 बालक की चिकित्सीय परीक्षा के बारे में बताया गया है। अब अध्याय 7 आ जाता है। अध्याय 7 विशेष न्यायालय के बारे में बताता है। विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, ये सेक्शन 28 में इसके लिए स्पेशल कोर्ट होता है पॉक्सो केसेस के ट्रायल के लिए। आपको एक चीज और बता दूं कि पॉक्सो एक्ट जो कोर्टें होती हैं वही चाइल्ड कोर्ट भी होती हैं। तो 28 जो विशेष न्यायालयों को अभिहित किए जाने के बारे में बताता है। 29 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा के बारे में करता है। आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा सेक्शन 30। सेक्शन 31 जो है विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को दंड प्रक्रिया संहिता का 73 का लागू होना, ये 31 बताता है। मतलब कि जो सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग होती है वो इस विशेष न्यायालय के समक्ष जो कार्रवाई चलती है उसके समक्ष भी लागू होगा। 32 में विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। इसके बाद आ जाता है अध्याय 8। अध्याय 8 में विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया, शक्तियां तथा साक्ष्यों के अभिलेखन के बारे में बताया गया है। 33 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां बताती है। 34 बालकों द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आय का उदाहरण करने के मामले में प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, इसके बारे में सेक्शन 34 बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सेक्शन 34 में ही बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आय का उदाहरण करने के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये बताया गया है। बालक के साक्ष्यों के अभिलिखित और मामलों को निपटारा करने के लिए अवधि ये 35 में बताई गई है। 36 जो है साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाना। जब भी एविडेंस होगा तो
जो बालक होगा, जो चाइल्ड्स होगा, जिसको इस प्रकार किया जाएगा, उसका और अभियुक्त आमना सामना नहीं करने दिया जाएगा। फिर विचारण का बंद कमरे में संचालन, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेना सेक्शन 38 में है। विचार न्यायालय बंद कमरे में होगा, कहाँ प्रावधान है मित्रों? 37 में। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो अध्याय 9 है मिसलेनियस, उसमें 39 है। विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश बताता है 39। सेक्शन 40 जो है वो विधिक फाउंडेशन की सहायता के लिए बालक का अधिकार। सेक्शन 41 कतिपय मामलों में धारा 3 से लेकर धारा 13 तक के बंदों का लागू न होना, ये 41 बताता है। यानी किन मामलों में, कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें कि जो है 3 से लेकर 13 तक, 3 से 13 तक जो जानते हैं कि पेनल सेक्शंस है, उनका उपबंध का लागू न होना यह बताया गया है। इसको 41 में आप जब देखेंगे, 41 कहता है कि चिकित्सीय परीक्षा चिकित्सीय उपचार की दिशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसे चिकित्सीय उपचार करके माता पिता शिक्षा की समझ से किए जा रहे हों। अब अनुकल्पिक दंड का प्रावधान सेक्शन 42 करता है। सेक्शन 42 क जो है अधिनियम का किसी अन्य विधिकल्पीकरण में न होने के बारे में बताता है। और सेक्शन 43 अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, और 44 अधिनियम की क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की व्यवस्था करता है। 45 नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति इसमें ध्यान रखिए केंद्र सरकार के पास है, और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 46। नियम बनाने की शक्ति कहाँ है मित्रों? 45 में। अधिनियम की क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग 44, और 46 में है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। और इसके अलावा एक अनुसूची है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पॉक्सो एक्ट के धाराओं के बारे में एक सामान्य ज्ञान हो जाएगा। अक्सर धाराओं पे प्रश्न पूछता है कि इस धारा में क्या है, इसके लिए यह वीडियो काफी उपयोगी होगा। इसके हम सेकेंड पार्ट में धाराओं का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और संपूर्ण जो हमारा जो ये पॉक्सो एक्ट है उसके बारे में समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।